नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। भारत जोड़ो वाले राहुल गांधी एक नए शब्द को लेकर आए हैं, न्याय पथ। अहमदाबाद में कांग्रेस CWC ने न्याय पथ संकल्प समर्पण संघर्ष नाम से प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन क्या 2011 से 90 चुनाव हार चुके राहुल गांधी का ये न्याय पथ भटका हुआ है क्योंकि राहुल गांधी का टेप अटका हुआ है? CWC का ये प्रस्ताव पढ़ेंगे या आज का राहुल गांधी का सार्वजनिक भाषण आप सुनेंगे तो शायद ही कुछ नया मिले। राहुल गांधी ने भाषण में मोटे तौर पर यही कहा, बीजेपी RSS का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है, बहुत बार कह चुके हैं। मोदी RSS ने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, ये भी टेप पुराना है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि संस्थाओं में सब RSS के ही हों, ये किसने कहा? लेकिन ये भी राग पुराना है। सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया गया है, ये भी राग पुराना है। महाराष्ट्र में कैसे चुनाव जीत गए, ये भी पुराना दर्द है। जाति जनगणना कराएंगे और पूरे देश में 50% आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे। मोदी US गए थे, लेकिन इस बार गले लगने वाली फोटो गायब है। सवाल पब्लिक का है कि जब बार बार देश की जनता ने राहुल गांधी के ऐसे हमलों को चुनावों में नकार दिया है, तो अब की बार राहुल के न्याय पथ से नया क्या होगा? हाँ, ये जरूर है कि आज राहुल गांधी ने वक्फ कानून पर अपना मुंह खोल ही दिया। लेकिन आज ऑर्गेनाइजर मैगजीन के एक अनपब्लिश्ड किए जा चुके लेख को आधार बनाकर दावा किया गया कि ईसाई और सिखों की जमीन भी खतरे में है। ये लेख कैथोलिक चर्चों और वक्फ बोर्ड्स की जमीनों की तुलना कर रहा है। क्या वक्फ पर संसद की जिस बहस से पूरा गांधी परिवार बचा हो, वहां एक अनपब्लिश्ड आर्टिकल किया जा चुका लेख संसद में सरकार की गारंटी से ज्यादा अहमियत वाला है? और हाँ, वक्फ बिल की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने के बाद CWC के इस अधिवेशन में भी प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल नहीं हुई। इस पर रिपोर्टर को कांग्रेस का जवाब था, 35 सदस्य मौजूद नहीं थे तो एक प्रियंका गांधी वाड्रा को निशाना बनाना सही नहीं है। सवाल पब्लिक का है कि क्या ऐसी नीति और नेतृत्व के दम पर कांग्रेस मोदी से टक्कर ले सकेगी? लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले आपके सामने ये फैक्ट शीट। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। राहुल गांधी की ये वक्फ वाली दखल है। वक्फ पर संसद में सरकार को काउंटर करने की बजाय उन्होंने एक अनपब्लिश किए जा चुके लेख का सहारा लिया। कांग्रेस CWC ने वक्फ पर प्रस्ताव भी पारित किया। वक्फ बोर्ड के लिए अभी हमने रेजोल्यूशन किया है, जब आप हिंदू धर्म के ट्रस्टों में हिंदू को नहीं डालते, अछूतों को नहीं डालते, पिछड़े लोगों को नहीं डालते, अति पिछड़ों को नहीं डालते, आपको क्या अधिकार है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन हिंदू डालने का, नॉन मुस्लिम डालने का? कांग्रेस इस राजनीति को न्याय पथ कह रही है, लेकिन CWC बैठक में न्याय पथ के दावों के बीच से ये सच्चाइयां भी निकली। राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे, और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें बहुत जरूरत है, हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं।
मैं राहुल जी को कहती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो। आप एक दफा खत्म हो जाने दो। राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जो लोग हैं, दो ही लोग हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हम एक है। अरे आवाज दो। ऐसे सुरों के बीच सीडब्ल्यूसी में गुजरात को कांग्रेस की सत्ता वापसी का एंट्री गेट बनाने का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन इस महत्वपूर्ण मौके पर राहुल की वायनाड वाली विरासत हासिल करने वाली प्रियंका गांधी नदारद थी। इस पर सवाल उठा तो जवाब आया, वो छुट्टी पर हैं। I am asking about Priyanka Gandhi ji. She's a very senior leader of the party. Why was she not present today? Any particular reason, please? No, she already had been requested to the Honorable Congress President for a leave in this AIC session and also for the Parliament session. Why? Because she had a pre-engagement in abroad. That is why she requested for a leave from the party. Party already granted that leave. आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे, तो एक को निशाना बनाना सही नहीं है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, वक्फ पर संसद की बहस से बचने वाले राहुल गांधी क्या मुसलमानों के साथ साथ सिखों और ईसाइयों को भी डरा रहे हैं? वक्फ बिल की वोटिंग और सीडब्ल्यूसी मीटिंग में प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस की दलील क्या पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे? राहुल गांधी के न्याय पथ में फिर वही मोदी, आरएसएस, अंबानी, अडानी, ईवीएम, सीबीआई, ईडी, क्या कांग्रेस की राजनीति अटकी और भटकी है? सवाल एक और भी है, क्या न्याय पथ का नया संकल्प लेकिन पुरानी सोच से कांग्रेस मोदी को हरा पाएगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में, तहसीन पूनावाला कांग्रेस सपोर्टर, राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आज प्रदीप गुप्ता सीएमडी एक्सिस माई इंडिया भी जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, सबसे पहले तो आपसे ही पूछूंगी, 64 साल बाद गुजरात का रुख किया और फिर वहां पर जो ये रेजोल्यूशन पास किया उसमें वही 7 पुरानी बातें जो रोज अक्सर लोग सुनते रहते हैं और ये जनता के सामने भी कई बार जा चुकी है, लेकिन एक नई बात थी कि आज सरदार पटेल जरूर याद आए कांग्रेस पार्टी को। मैं पूछना चाहती हूं कि 1950 में देहांत हुआ था सरदार पटेल का और उनको भारत रत्न दिया गया 1991 यानी 1991 में, लगभग 40 सालों के बाद, जबकि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को उनको जीते जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए दे दिया गया था। अब ये सरदार पटेल की याद कहां से आई? अखिलेश का फॉर्मूला आप चुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी की अब राजनीति करेंगे, वो भूल गए थे हमें, हम उनसे दूर हो गए थे। आप कह रहे हैं ईवीएम, सीबीआई, ईडी, अडानी, अंबानी, ये तो सब पुरानी बातें हैं। नया क्या है, नई राह कौन सी है? और भारत जोड़ो का जो हाल है वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद बता चुके हैं। आगे कैसे बढ़ेगी कांग्रेस?
थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हो। मुझे आपकी चिंता समझ में आती है, सभी दोस्तों की चिंता समझ में आती है कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये ठीक प्रोसेस है। सोच लीजिए, कल्पना करते कि यही पॉलिटिकल पार्टी का एक सेशन होता और कोई रेजोल्यूशन नहीं आता, वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे नहीं ले जाते, तो आप ही का सवाल होता कि पॉलिटिकल पार्टी ने क्या अचीव किया। हम इस चीज पे जरूर डिबेट कर सकते हैं कि क्या ये आइडियोलॉजी अच्छी है, बुरी है, इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, बट कम से कम कांग्रेस ने एक राह पकड़ी और उसने बहुत स्ट्रांगली श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बताया कि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है भाजपा के साथ। देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी जो किसी की नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं, ठगा नहीं। भाजपा जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिकल 370 को पहले समर्थन किए, फिर उस पर रिजाइन किए, फिर भाजपा ने 370 नहीं निकाला, फिर 370 को हटा दिया। भाजपा को सिर्फ सत्ता से प्यार है और कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रही है। पहली बात। एक मैं थोड़ा सा फैक्ट चेक कर दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने खुद स्वयं को भारत रत्न नहीं दिया, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनको भारत रत्न दिया। ये चीज बहुत डॉक्यूमेंटेड है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसका फैक्ट चेक किया है, हम उसको क्लैरिफाई कर दे। तीसरी चीज पर आते हैं, और सरदार वल्लभ भाई के बच्चे भी कांग्रेस के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कांग्रेस ने हमेशा उनको आगे बढ़ाया। इनफैक्ट जिस स्टेडियम का नाम मोदी जी ने खुद पर किया, उस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल था, जिसका उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। मैं आगे की बात रख दूं, कांग्रेस अपने आप को बता रही है कि वो आगे की इकोनॉमिक रोड मैप, कल्चरल रोड मैप, आइडियोलॉजिकल रोड मैप क्या होगा, भाजपा उसको रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन इस चीज से मैं खुश हूं कि आज पहली बार बहुत वर्षों में कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, इस एजेंडा से आप इत्तेफाक रखो ना रखो, एक अलग विजय बात है, लेकिन कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया है और मैं कांग्रेस को साधुवाद देता हूं। कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया है, कह रहे हैं हम सरदार पटेल की राह पर फिर से जाएंगे। छोड़ी क्यों थी वो राह, ये सवाल कोई पूछे। ये ईडी, सीबीआई, ईवीएम की बात तो रोज होती है, संस्थानों की बात करो तो रोज करते हैं राहुल गांधी। क्या इस देश के कोर्ट्स पर भी उनको विश्वास नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ, नया क्या है और नई राह कौन सी है जो राहुल गांधी देश को दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, तहसीन ने ये कहकर कि ये नई राह पकड़ी है, इसका मतलब कि आज तक कांग्रेस अन्याय पथ पर ही चल रही थी। अब तहसीन ने बोला एजेंडा सेट कर दिया, पर तेलंगाना में जब स्टूडेंट्स को पीटा गया फॉरेस्ट बचाने के लिए, वो न्याय पथ था या अन्याय पथ था? कर्नाटका में महिला के साथ बलात्कार या मोलेस्टेशन होता है और परमेश्वरन कहते हैं इंसिडेंट्स हैपन, ये न्याय पथ है, ये अन्याय पथ है? वक्फ जो समझता है कि जो ज़मीन मुझे अच्छी लगे, संविधान के खिलाफ जाकर मैं उस पर कब्जा कर लूँ और उसको अगर ठीक करने की, और पसमानदा समाज को, आगा खानी समाज को अधिकार देने की बात होती है और उसका विरोध सड़कों पर उतरकर कहा जाता है कि संविधान हम नहीं मानेंगे, हम देश जला देंगे, हम शाहीन बाग बना देंगे, हम मधुमक्खी की तरह डंक देंगे, ये कहने वाले लोग जो है, ये न्याय पथ पर है या ये शरिया पथ पर है? ये उम्मीद पथ पर है या ये उम्मा पथ पर है? ये डेमोक्रेसी पथ पर है या ये दंगा पथ पर है? आप इसका जवाब दीजिए। आप देखिए, बोल रहे पटेल को हमने फिर से स्वीकार लिया। अरे भाई, पटेल जी ने क्या कहा था? वो तो सोमनाथ, सुनिए ना, आपने स्वीकार लिया ना, तो बताइए, सोमनाथ के साथ खड़े थे पटेल जी। आप राम मंदिर हुआ है आज तक? आज भी अयोध्या का विरोध करते हैं। पटेल जी ने तो बोला था वन इंडिया, और आज गुजरात की धरती से, नाविका नोट कीजिए, राहुल गांधी के सबसे बड़े चमचे, नेता श्रीनिवास बीवी श्रीनिवास बोलते हैं राहुल बाबा तो केवल इंडियन स्टेट फाइट कर रहे थे, महात्मा गांधी ईस्ट इंडिया फाइट कर रहे थे, अब हम वेस्ट इंडिया को फाइट करेंगे। वेस्ट इंडिया मतलब कौन? सावरकर जी, महात्मा गांधी जी, गोवा के हमारे सारे महानायक, सरदार पटेल जी के साथ ये फाइट करना चाहते हैं। और आखिरी बात, नदीम जावेद मियाँ नारा लगाते, जैसे इंडिया इंदिरा बोला था ना देवकांत बरुआ ने, उस समय पर जब मुलायम जी को उन्होंने जेल में डाला था तब बोला था। आज वो कहते हैं सोनिया हिंदुस्तान, राहुल हिंदुस्तान। मतलब कि आज भी मानसिकता बदली नहीं है, मतलब नया पथ का ड्रामा जरूर है, परंतु चल उसी परिवार पथ पर रहे। न्याय पथ की जब बात कही तो तहसीन पूनावाला जी जवाब तो जरूर दीजिए। उन्होंने सिर्फ हैदराबाद की बात की, मैं ये भी कहूंगी कि हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की सरकारी मीटिंगों में तो राहुल गांधी के नॉन गवर्नमेंट वाले लोग बैठे होते हैं, तो क्या ये एनएसी का नजारा फिर से दिखा रहे हैं? और कर्नाटका की बात तो क्या कहूं, वहां तो एडवाइजर टू सीएम कह रहे हैं कि बहुत करप्शन है भाई। यही है क्या न्याय पथ? जवाब दीजिए। नाविका जी, दो चीज, जो भी किसी भी मीटिंग में बैठता है वो एडवाइजर या कोई उसको
पद मिलता है। लेकिन मैं एक चीज फैक्ट चेक करना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के विरोध में, इस चीज को आज आपके दर्शकों के सामने फैक्ट चेक करना चाहता हूँ। सोमनाथ टेम्पल को जिस ट्रस्ट ने बनाया और सरकार ने उसको फंड किया, उसको कैबिनेट क्लियरेंस श्री नेहरू जी ने दिया था। यहां तक कि मेरे और शहजाद के हमारे एक पारिवारिक मित्र है गाडगिल साहब, उनके जो दादा थे काका गाडगिल, उनको नेहरू जी ने बुलाकर कहा सोमनाथ मंदिर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बनाने में वल्लभ भाई पटेल की मदद कीजिए। रिटर्न है सारा डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन ये कहना और श्रेय नेहरू जी को नहीं देना, ये भाजपा का एजेंडा है। ठीक उसी तरह मैं एक लास्ट चीज से समाप्त करता हूं। बताइए कौन से महानायक ने कहा आपके और मेरे बीच हमेशा दरार लगाने की कोशिश की जाती है, हमें इस संगठन और इन अफवाहों से हमेशा लड़ना होगा। मैं आपको मेरा नेता मानता हूं। ये कहने वाले महानायक कांग्रेस के नेता, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पंडित बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं मेरी बात सुन लो। और ये ऐसा है सोमनाथ मंदिर की बात हुई तो थोड़ा याद कर लीजिए कि पंडित नेहरू ने लिखकर कहा था राजेंद्र प्रसाद को कि मत जाइएगा उसके इनॉग्रेशन में, मत जाइएगा वहां। अरे मत जाइएगा नहीं, उन्होंने कहा। एक सेकंड तहसीन, आपने बोल दिया बात, क्योंकि बाकी नहीं, बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आपकी बात अनुमति चाहता हूँ। यस, पंडित नेहरू ने वो लिखा था उस वक्त के राष्ट्रपति को, क्योंकि हमारा संविधान और हमारा प्रोटोकॉल बन रहे थे संविधान के बाद। तो क्या राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल में बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल बता रहा हूँ ना। अब हो गया भाई। प्रोटोकॉल और नेहरू जी की कहानी बहुत लंबी है। 10 सेकंड बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं 10 सेकंड, क्योंकि भाटी जी को भी बोलना है और विवेक श्रीवास्तव और हमारे प्रदीप जी भी बैठे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, हिंदू रिवाइवलिज्म होगा अगर सोमनाथ मंदिर बनेगा। ये कोट अनकोट नेहरू जी का बयान है ऑन रिकॉर्ड। और अयोध्या में राम मंदिर बना तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला आपने, राम जी के अस्तित्व को नकारा आपने। हिंदू शब्द गंदा शब्द है, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं पूछना चाहता हूं, पटेल जी का एकमात्र क्या फॉर्मूला था कि एक सूत्र में रहे देश? अब कभी कोई जाति में बांटने का, धर्म में बांटने का, लैंग्वेज में बांटने का, पर वेस्ट इंडिया से हमारी लड़ाई है, यह बीवी श्रीनिवास का स्टेटमेंट और सोनिया गांधी हिंदुस्तान, इस पर स्पेसिफिकली जवाब दीजिए। क्या भाटी जी मानते हैं कि वेस्ट इंडिया से हमारी लड़ाई है? क्या भाटी जी मानते हैं सोनिया गांधी हिंदुस्तान है? सवाल भाटी जी आपसे ये भी है, और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों और ब्राह्मणों और दलितों के पीछे हम रहे, ओबीसी हमसे छूट गए, तो अब हमें ओबीसीज के पास जाना है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये पीडीए का पूरा अलायंस तो अखिलेश यादव जी ने बनाया था। अब राहुल गांधी जी अखिलेश यादव की जितनी बेस है उसी पर प्रहार करना चाहते हैं। नहीं, इसे प्रहार क्यों कहें, इसे सहयोग करना नहीं कह सकते हम। डाका डालना भी कह सकते हैं जी, डाका डालना भी कह सकते हैं। नहीं, डाका, देखिए, समाज या वोट या समर्थन किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये कोई सोना चांदी या नोट नहीं है जिन पर डाका पड़ जाएगा। समाज की, अच्छा, ये कौन नहीं चाहेगा कि जिस समाज की हम आवाज उठा रहे हैं बाकी पार्टियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। हम तो चाहेंगे बीजेपी भी इसका समर्थन करे, पीडीए का समर्थन करे बीजेपी भी, और जाति जनगणना का भी समर्थन करे। लेकिन जो अब तक चर्चा हुई है उसमें मैं 2 बातें नाविका जी कहना चाहता हूं। पहली बात तो हम डॉक्टर लोहिया के समर्थक हैं, उनके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, उनके अनुयायी हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि संगठन की गति 4 कदम आगे 2 कदम पीछे होती है। संगठन कभी पीछे बढ़ता है, कभी आगे बढ़ता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस बहुत कमजोर हुई, बहुत पीछे गई, बहुत गलतियां की कांग्रेस ने, और लेकिन अब अगर कांग्रेस उन्हें सुधार रही है तो इसमें कोई और ये बदलाव आता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मात्र 47 सीटें आई थी और 15% इन्हें वोट मिला था, और 229 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी, 229 सीटों पे। और उसके 5 साल बाद 17 में इनकी 300 से ज्यादा सीट आ गई। तो ये तो बदलाव होते रहते हैं। एक बात शहजाद भाई ने कही, शायद वो ठीक से समझ नहीं पाए, जो नारा लगा सोनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, इसका मतलब है वो अपने नेता की भी जिंदाबाद बोल रहे हैं और देश की भी जिंदाबाद बोल रहे हैं। और ये अक्सर पार्टियों में, मैंने तो रैलियों में लगते देखे हैं ना, जैसे अखिलेश यादव समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये इसे ठीक से समझिए, आप गलत समझ गए। वो सोनिया गांधी को हिंदुस्तान नहीं बता रहे। सोनिया गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सुना दूं, मैं सुना देता हूं, सुनिए।
नहीं सुनाया तो मैंने सुना है ना, यही बोला है। एक सेकंड भाटी जी सुन लीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। आप क्या सुना? अच्छा मैं भी सुन तो यही लीजिए। बोल रहा हूँ। वो उनकी इंटरप्रिटेशन है, अच्छा ये चलिए, आपकी मेरी इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन है दूसरी। महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं नौका जी अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। अब राहुल गांधी देखिए, वेस्ट इंडिया के खिलाफ राहुल लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी वेस्ट इंडिया, पहले साउथ इंडिया फिर वेस्ट इंडिया, ये देश को कौन अब बांट इसमें क्या रहा है? interpretation और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ भाटी जी, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि सरदार पटेल की राह पर हम चलेंगे, सरदार पटेल ने नींव रखी थी कांग्रेस पार्टी की, तो सरदार पटेल तो कभी भी जातिगत जनगणना नहीं चाहते थे। तो ये कौन सी राह है, ये कौन सा न्याय पथ है जहां राहुल गांधी कह रहे हैं सरदार पटेल की बात, लेकिन दूसरे ही तरफ अपनी डिवीजन वाली जो राजनीति है उसे आगे कर रहे हैं? देखिए, सरदार पटेल का पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व, पूरा कृतित्व उनका आप देखेंगे, और जो आर्काइव में सरदार पटेल के पत्र मौजूद हैं जो उन्होंने लिखे और जो उनके क्रियाकलाप मौजूद हैं, वो सारे इस बात का ठोस प्रमाण है कि सरदार पटेल पूरी तरह कांग्रेसी थे, कांग्रेस की विचारधारा में रचे बसे थे और आरएसएस और हिंदू महासभा के कट्टर विरोधी थे। सरदार पटेल ने ही गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, और जब लोगों ने सवाल उठाया था कि आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, तो सरदार पटेल ने खुद ये लिख के, लिखित में मौजूद है आज भी, उन्होंने लिखा कि जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों पर मिठाइयां बांटी गई, खुशियां मनाई गई, उससे ये जाहिर होता है कि ये संगठन उनकी हत्या में शामिल था। तो सरदार पटेल को ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज प्रयास कर रहे हैं, जिन डॉक्टर अंबेडकर को लगातार गाली देते रहते थे, मनुवाद की बात करते थे, मनुस्मृति पर आधारित संविधान मांगते थे, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, आज ये उनकी भी फोटो लगाते हैं। ये एक तरफ गॉडसे की भी फोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ गांधी जी की भी लगाते हैं। जिस गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की, उस गॉडसे की भी पूजा करते हैं और गांधी जी की पूजा करते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उस आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए सावरकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती का अभियान चला रहे थे। ये सावरकर की भी फोटो लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की भी लगाते हैं। जवाब दीजिए, क्योंकि आजकल के करंट हालातों पर तो बोल नहीं रहे, लेकिन सब गांधी, सरदार पटेल, अंबेडकर की तरफ। मैं भाटी जी की जो करेज है ना, इसका मैं कायल हूँ, कायल, सबसे बड़ा फैन हूँ मैं भाटी जी का। बताओ क्यों? इनके नेता माननीय आजम खान, इन्होंने बोला ये एक प्रतिमा है उंगली दिखाती हुई, जहां ये प्रतिमा लग गई वहां पे वो लैंड अपनी कर देते और आगे वाली जमीन भी मेरी घोषित कर देते। ये आजम खान के सुविचार आंबेडकर जी पर। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोका, ये उनके सुविचार। और आदरणीय अखिलेश जी ने 8 जिलों का नाम जो हमारे दलित महानायकों के नाम पर था, रमाबाई नगर, महामाया नगर, बुद्ध नगर, इनका नाम बदलने का काम किया। ये आंबेडकर जी की पैरवी कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2 बार आंबेडकर जी को चुनाव हराया, उनके साथ बैठकर, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जेपी ने तो आरएसएस की प्रशंसा की, नेहरू जी ने आरएसएस की प्रशंसा की, महात्मा गांधी ने लिखकर आरएसएस की प्रशंसा की, और वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस का बैन खुद हटाया था। तो वो आधा हिस्सा छोड़ देना है। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना है कि मुझे बता दीजिए मान्यवर कि पटेल जी की राह पर चल रहे हैं ना ये लोग, तो पटेल जी ने वन इंडिया बोला था, आज यहां पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हमारी लड़ाई वेस्ट इंडिया से है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि कभी कोई बोलता है नॉर्थ वर्सेस साउथ होना चाहिए, कभी कोई गौमूत्र राज्य बोलता है, कभी कोई सनातन समाज बोलता है, कभी कोई यूपी बिहार को टॉयलेट क्लीनर बोलता है, और आज बोला जा रहा है वेस्ट इंडिया से हमारी लड़ाई है। भाटी जी इस पर अपना ज्ञान दीजिए। नहीं, भाटी जी इस पर आए उससे पहले मैं लाना चाहती हूं प्रदीप गुप्ता जी को। अब प्रदीप गुप्ता जी, आपने आज का ये रेजोल्यूशन देखा होगा, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग 64 साल बाद गुजरात में, और वहां जाते ही आपको सरदार पटेल तो याद आते ही हैं, आप वेस्ट इंडिया से जंग भी छेड़ देते हैं। 40 साल में वहां पर गुजरात में तो कम से कम कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन जंग छिड़ गई है। अब ये जंग छिड़ने से वोट पर क्या इंपैक्ट होगा? क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती है कुर्सी के लिए भाजपा अपनी राजनीति करती है। क्या कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से ऊपर उठ गई है? शायद इसीलिए उनके कार्यकर्ता अब कह रहे हैं, अरे भाई भारत जोड़ो यात्रा तो हो गई, लेकिन फिर भी अंदर से ही किसी ने पार्टी को हरा दिया।
अब ये क्या है? थैंक यू नाविका जी। देखिए, पुरानी कहावत है कि कुछ तो लोग करेंगे और फिर कुछ तो लोग कहेंगे। तो अब ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की जो आज की डेट में वर्तमान स्थिति है, उनको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने इतना सशक्त कंपटीटर है जो कि बीजेपी के तौर पे जो 60 साल के संघर्ष से आए, और मोदी जी के तौर पे जो कि कम से कम 30 साल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री 2014 में बने थे। अब रह गई बात कि कांग्रेस जो है, एक कहते हैं ना कि जिस दिन आप शुरू करें, पहली गिनती शुरू करें, उसके 15 साल किसी को ग्रेजुएट करने के लिए लगते हैं और करीब 20 साल मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए लगते हैं। तो अभी संघर्ष जारी है कांग्रेस का, कोशिश की जा रही है और कोशिश करनी भी चाहिए। बल्कि मैं तो थोड़ा सा हाफ गिलास फुल की जगह हाफ गिलास फुल देख रहा हूं कि उनकी 52 सीटों से 19 में करीब और 24 में 99 सीटें हो गई, तो कह सकते हैं कि प्रोग्रेस तो है। लेकिन सवाल है कि ये कब मात दे पाएंगे बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को, वो देखने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी 77 की बात कर ले, जनसंघ आई थी, तो उसके बाद 96 करीब 20 साल के बाद अटल बिहारी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और 2 साल बीच में वो जेडीयू जनता दल की बनी थी वीपी सिंह के नेतृत्व में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का संघर्ष जारी है और वो कंटिन्यू जारी रहेगा। लेकिन दिक्कत बस ये है कि सामने इतना सशक्त चेहरा और पार्टी है कि उसके लिए मुझे लगता है अभी 15 साल थोड़े कम है, 20 और उसके आगे जाने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, 52 से 99 हो तो गए, पर फिर क्या हुआ? महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, सिवाय ईवीएम को दोष देने के कांग्रेस ने कुछ और किया है? और आज के अधिवेशन के इस रेजोल्यूशन में कोई और नई राह आपको दिखाई दी है, कोई न्याय पथ? देखिए, इसमें जो नई राह मुझे दिखी, वो सब जो बात कर रहे हैं, सरदार पटेल जी की जो बात है, वो बिल्कुल नई राह है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अब वो किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि नेहरू गांधी जो अभी तक सबसे सर्वोपरि रहते थे, सामने फ्रंट पे रहते थे, अब चूंकि वो गुजरात में है और गुजरात से सरदार पटेल जी आते हैं, और नेहरू और गांधी से निकल के अब वो कोशिश की जा रही है कि दूसरे किसी चेहरे को लाया जाए जिस पे शायद जनता विश्वास कर सके। जनता विश्वास करेगी या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, सवाल जरूर पूछ रही है जनता। राजकुमार गुप्ता यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ने की सोच रखने वाले नेता किस न्याय पथ पर चलेंगे? विजय बहादुर सिंह भी पूछ रहे हैं, कल्पना कर लेने भर से कांग्रेस क्या आगे बढ़ जाएगी? विवेक जी। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता की प्रॉब्लम है या आपकी क्या प्रॉब्लम है, या आप सिलेक्टिव सवाल सुना रही हैं जनता के। एक पार्टी है, उसका एक रेजोल्यूशन है, वो एक रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ये इतना ज्यादा उफ इफ एंड बट्स एंड उफ, ये सब आई डोंट अंडरस्टैंड। उन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला है, बहुत अच्छी बात है। सरदार पटेल कांग्रेस की लेगेसी है, नेहरू कांग्रेस की लेगेसी है, अंबेडकर कांग्रेस की लेगेसी है, भारत रत्न से कहीं ऊपर है ये नेता। बार बार पूछा जाता है अंबेडकर को भारत रत्न कब और क्यों, सरदार पटेल को भारत रत्न कब और क्यों। ये भारत रत्न के लिए नहीं लड़े थे, आजादी के लिए। भारत रत्न से कहीं ऊंचा कद है सरदार पटेल का। और सुन लीजिए, जो लोग ये डिवाइड एंड रूल करते हैं सरदार पटेल वर्सेस नेहरू में, ये इतिहास को पढ़ लें कि जब ये देश आजाद हुआ था तो एक युवा प्रधानमंत्री की जरूरत थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्र 50s में थी, जबकि सरदार पटेल 74-73 के थे और हालत बहुत बुरी थी, सेहत बहुत खराब थी। और इसलिए सरदार पटेल जी ने, हालांकि वो चुने जा रहे थे, स्वेच्छा के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनने में सहायक बने। ये इतिहास है। तो इसको डाउन करने के लिए ये जो दिखाया जाता है पटेल वर्सेस नेहरू एंड ऑल दिस, ये चलने वाली बात नहीं है। आपके कोई हीरोज है नहीं बीजेपी के, आपका देश की आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कभी भगत सिंह को आप भगवा पगड़ी पहना देते हैं, कभी आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, जैसे बाटी जी कह रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तो लेफ्ट फ्रंट का पार्ट है आज। द पार्टी स्टार्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस। आप कहां पर हैं? सावरकर का जो ड्यूअल रूल था सबने देखा। जिस हिंदू महासभा का दफ्तर आज बिरला मंदिर के पास है, उसी के नीचे गांधी को गोली मारी गई, और वहीं पे थे वो लोग गोडसे जैसे। ये सब जानते हैं। आज भी हिंदू महासभा का दफ्तर है, जाके देख लीजिए। आपने जो इतिहास पढ़ाया उस पर शहजाद जी तो कुछ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है तहसीन पूनावाला को भी ऑब्जेक्शन है। तहसीन भाई, क्या ऑब्जेक्शन है? काउंटर।
नहीं, एक ही चीज मैं विवेक भाई को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये इतिहास बहुत पढ़ा हूँ। कभी भी सरदार पटेल प्रधानमंत्री जी के रेस में नहीं थे। इलेक्शन कांग्रेस की प्रक्रिया में कोई भी स्टेट यूनिट इलेक्ट करता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। और तीसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू 1946 में आजादी के बाद पहले चुने गए थे, और उस वक्त तत्कालीन प्रेसिडेंट कांग्रेस के आचार्य कृपलानी थे। कहीं पर ये नहीं था कि कोई रेस था स्टेट यूनिट। भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी देखिए तहसीन की ही बातों से तहसीन का झूठ उजागर कर। 10 सेकंड सर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने, ये विवेक ने बिल्कुल सही कहा, जिन लोगों ने गांधी को मारा, गोडसे और आप्टे, वो लोग का वो 5th अटेम्प्ट था महात्मा गांधी के ऊपर। और ये बात बिल्कुल सही है कि आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी थी, और आरएसएस के प्रति देखिए एक एक करके बहुत सारा इकट्ठा हो गया। मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। चलिए जवाब दीजिए शहजाद। मुझे लगता है तहसीन और विवेक ने आज सुपारी ले रखी है कांग्रेस की। तहसीन ने बोला 5th अटेम्प्ट था, तो नेहरू जी की सरकार कर क्या रही थी? 5 अटेम्प्ट करने दे दिया। सुनिए ना आप सर, बीच में नहीं, सर ऐसे नहीं हो सकता। जी मैं उसका जवाब दे देता हूं। 1946 में आपके दादा थे, आपके और मेरे दादा। तहसीन, दिस इज नॉट राइट। 1946 में नेहरू जी पहली बार ब्रिटिश क्राउन के नीचे प्रधानमंत्री बने, तो कौन से चुनाव होकर बने थे? यही तो हम कह रहे कि थोपा गया। तीसरी बात अब सुन लीजिए, अब इन्होंने क्या बोला कि गांधी, आंबेडकर, पटेल ये कांग्रेस के आइकॉन है। ये विवेक जी, वाह विवेक जी, आपने नेहरू जी को आइकॉन माना। जो आपकी पहली सरकार थी नंबूद्रीपाद की, उसको डिसमिस, पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को डिसमिस करने का महापाप आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर किया 1959 में नेहरू जी ने। अब नेहरू जी के गुणगान कर रहे, ठीक है करो। दूसरी बात ये बोलते हैं नेताजी हमारे थे, नेताजी आपके थे, तो ये कर्तव्य पथ पर, सर मैंने आपके बीच में नहीं, सर 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड्स। कर्तव्य पथ जिसको राजपथ बोलते थे, सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी डिबेट खराब हो जाएगी, ऐसे मत कीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स का जवाब देना है मुझे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कर्तव्य पथ पर इतने वर्षों तक जॉर्ज की मूर्ति ऐसी खड़ी थी, तो कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे? हम आए तब हमने नेताजी की मूर्ति लगाई। तीसरी बात सुनिए ना, एक एक करके मुझे बोलने दीजिए। पटेल जी की एक ही तो विचारधारा थी, वन इंडिया, और वन इंडिया के खिलाफ आज स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उस पर कुछ बोला नहीं। और आंबेडकर जी पर लास्ट, आंबेडकर जी ने कभी मुस्लिम आरक्षण दो ये बोला था क्या? आंबेडकर जी सामाजिक न्याय और संविधान के पुरोधा थे। सामाजिक न्याय और संविधान को साथ क्या रहा है? वक्फ का बिल, और उसके खिलाफ तुष्टीकरण पथ पर कौन है? कांग्रेस, समाजवादी और लेफ्ट। और ये लोग जो है वो न्याय पथ पर है। बिल्कुल, और एकता की बात कर रहे हैं ये सरदार पटेल की राह पर चलने का प्रॉमिस करते हुए। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन नरेश चंद्र शुक्ल का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस के अधिवेशन में श्रीनिवास बीवी ने वेस्ट इंडिया से लड़ने की बात बोली है, ये कैसे भारत जोड़ा है? और राहुल गांधी वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कमलेश सागर का व्हाट्सएप पर सवाल है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पटेल क्यों नहीं याद आए? ब्रिजभूषण त्यागी व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी ये क्यों नहीं समझते कि कांग्रेस को ज्यादा डिफेंड करने के चक्कर में समाजवादी पार्टी की लुटिया भी डूब सकती है? अब राजकुमार भाटी जी आपके शुभचिंतक बहुत है। नहीं, अब हमें पता है ये किस तरह के शुभचिंतक हैं। ये केवल हमारे कांग्रेस के बीच में डंडा डालना चाहते हैं, लेकिन ये डंडा डलेगा नहीं। ये जो कह रहे हैं कि उसे बचाव करने में, मैंने कांग्रेस का कोई बचाव नहीं किया, मैंने केवल तथ्य बताए। जो फैक्ट है वो बताना चाहिए हमें, और फैक्ट पर रहना चाहिए। जब ये हमारे बीजेपी के मित्र गलत फैक्ट पेश करते हैं, गलत बातें रखते हैं, तो उनका खंडन करना, उनकी सच्चाई बताना जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये तो इनकी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन से आती है, आरएसएस से निकल के, आरएसएस की तो ये कार्यशैली रही है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो। जब बार बार बोलते हैं तो झूठ सच जैसा लगने लगता है। अपनी बात पर डटे रहो, लोगों को गुमराह करते रहो, लोगों को कभी ये बताओ कभी वो बताओ। तो ये तो इनकी कार्यशैली है, इसलिए संदेह पैदा करते हैं और लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन फिर एक सवाल, फिर मेरा एक सवाल है, और मैं ये सवाल प्रदीप गुप्ता जी आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों के लिए खड़े होना चाहिए, हमें ओबीसी के लिए खड़े होना चाहिए, तो मुसलमानों की बात जब आई, वक्फ बिल जब पास हो रहा था, राहुल गांधी बोले नहीं। प्रियंका गांधी विप होने के बावजूद, भारत में होने के बावजूद वोटिंग के लिए पहुंची नहीं। आज अधिवेशन हो रहा है गुजरात में, वो वहां है नहीं। इस पूरे मामले में आपको लगता है कहीं मुसलमानों के लिए कोई कुछ बोल रहा है, खास करके गांधी परिवार से?
देखिए नाविका जी, जहां तक वक्त बिल और कांग्रेस राहुल गांधी जी का ना बोलना पार्लियामेंट में या प्रियंका गांधी का ना बोलना, उसकी एक सीधी सीधी वजह यह है कि आने वाले 1 साल में चुनाव हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये बड़े राज्य हैं जिसके अंदर 1 साल के बाद चुनाव, असम भी साथ में और पौंडीचेरी साथ में। इसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तो कहीं कोई जुगाड़ है नहीं, कांग्रेस के पास कहीं कोई प्रॉस्पेक्ट है नहीं। रह गई बात असम की और केरला की। केरला की स्थिति यह है कि वहां उनको बहुत सी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि 2 बार की पिनरई विजयन की लेफ्ट की सरकार है अब, तो काफी उनको संभावनाएं दिख रही हैं। और केरला यदि जीतना है तो आपको क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों को साधना होगा। और क्रिश्चियन जो खासकर केरला के हैं, उन्होंने एक ये स्टैंड ले रखा है वक्त बिल के फेवर में, वक्त बिल के फेवर में। तो वो कम से कम कांग्रेस आज की डेट में ये जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहती डायरेक्टली, खासकर जब राहुल और प्रियंका दोनों का डायरेक्ट नाता रहा है केरला से। और अब जो उनको संभावनाएं, जो सबसे ज्यादा संभावनाएं कांग्रेस पार्टी यदि देख पा रही है तो वो केवल और केवल केरला में देख पा रही है। इसकी वजह से उनके कुछ भी बोलना वक्त बिल के खिलाफ और उस तरह से ओपनली उन्होंने उससे बचाव किया है। वो एक प्योरली राजनीतिक स्टैंड है। जहां तक प्रियंका गांधी सीडब्ल्यूसी में नहीं उपस्थित है, वो एक शायद उनका पर्सनल विषय है जो कि कांग्रेस पार्टी ने क्लियर किया है, वो अब्रॉड है और छुट्टी पे है। ये एक अलग बात है कि कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी है, वो अमूमन या ज्यादा करके देखा गया है काफी विदेश दौरे पे रहते हैं, जिसका कि उनको लगातार खामियाजा भुगतना पड़ा है। जैसे मैंने कहा ना कि आपके प्रतिद्वंदी यदि सामने इतने मजबूत हैं तो आपको बोलते ना एक रेसलिंग रिंग के अंदर जाने के समय उसके इर्द गिर्द तो मैच करना पड़ेगा ना भाई, उसके बिना कैसे काम चलेगा। और उसी के नतीजन आप ये देख पाते हैं कि कांग्रेस एक के बाद एक कई चुनाव हार चुकी है। एक आध 2 चुनाव में जीत जरूर हुई है, कर्नाटका में और तेलंगाना में, बाकी तो सब हार ही हार हुई। बिल्कुल। सवाल तहसीन जी आ रही हूँ। पीयूष आहूजा का यूट्यूब पर सवाल है, राहुल जी गुजरात आए थे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों नहीं गए? एसके जैन का दिल्ली से सवाल है, राहुल संविधान की बात बार बार करते हैं लेकिन संविधान के प्रावधानों के मुताबिक ही तो वक्फ कानून में संशोधन हुआ है, क्या राहुल गांधी जी बोले वही संविधान है? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, क्या लेफ्ट वाले केरल में कांग्रेस को मजबूत करने में मदद करेंगे? पहले 2 सवालों का जवाब तहसीन भाई आप दीजिए, फिर आ रही हूं विवेक जी आपके पास। नहीं, एक चीज मैं प्रदीप जी की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छे एनालिसिस करते वो। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का जो टूर था वो एक पर्सनल निजी फैमिली टूर था उनकी बेटी का के पढ़ाई को लेकर। ये बहुत पहले, क्योंकि वहां पे पेरेंट्स का जाना कंपलसरी था। मैं ज्यादा डिटेल परिवार के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने अनुमति बहुत पहले ली थी। ये चीज ज्यादा है। हाँ, इसको और ट्रांसपेरेंटली अगर बोलना है वो उस चीज पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पारिवारिक कमिटमेंट्स होते हैं। आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी वहां पे मौजूद थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे। जो आपने सवाल पूछा कि वो आपका जो मूल सवाल था कि अब कांग्रेस को लेकर कहाँ फायदा दिखता है, कहाँ नुकसान दिखता है, मुझे लगता है इससे ज्यादा सूबों को देखता है। ऑफकोर्स केरला कांग्रेस जीत सकती है, अन्य राज्य जीत सकते हैं। कांग्रेस के पास एक डेफिनेटिव एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जो बीजेपी से उसको डिफरेंशिएट करे। और प्रदीप जी आप इसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर यह होता है कि बीजेपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में अंतर क्या है, तो एक आइडियोलॉजिकल डेफिनेशन दी। आपस में इत्तेफाक रखो ना रखो अलग विषय है, वो उन्होंने उसकी कोशिश की। जैसे रिजर्वेशन, तो जाति जनगणना क्या अलग आइडियोलॉजी दिखाने की कोशिश कर रही है? राष्ट्रवाद जो अब उनको समझ में आया कि हमें राष्ट्रवाद की तरफ जाना चाहिए, जो बीजेपी पिछले कई सालों से कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ नई राह कौन सी? लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, एक सवाल तो जनता का जवाब जरूर दे दीजिए, क्या लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस की सपोर्ट करेंगी केरल में? जी 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 हाँ, और सबको ये जवाब और आपके लिए भी जवाब कि सन 2004 के अंदर वाजपेयी को हरा करके 65 मेंबर पार्लियामेंट्स ला करके केरल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेफ्ट ने प्रधानमंत्री बनाया था। हमारा मानना है हम जरूर 1-2 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, कईयों में साथ लड़ते हैं,
लेकिन कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन देश की सेकुलर फैब्रिक को बनाने में रहा है और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया अलायंस एक है और हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन बड़ा करने clear के बाद भी पार्टी और यही सेक्युलर, होता आया है शहजाद पूनावाला 1947 से आकर लास्ट 10 selective- सेकेंड्स। देखिए, अभी तहसीन ने बोला कि प्रियंका जी विदेश दौरे पर है, पहले से अनुमति लेकर के, कोई समस्या नहीं, हो सकता है ये कोई पर्सनल विजिट हो। परंतु राहुल गांधी क्यों चुप थे? वो तो पूर्व सांसद है ना वायनाड के। वायनाड के लोगों का इशू वक्त पर 27 घंटे चर्चा, ना सोनिया गांधी बोली ना राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले। राहुल गांधी तेलंगाना पर चुप हो जाते हैं, राहुल गांधी कर्नाटका पर चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी वैसे तो पूरे देश भर में ज्ञान देते हैं, परंतु कर्नाटका की सरकार आए दिन टैक्स बढ़ाती है, उस पर चुप हो जाते हैं। क्यों? राहुल गांधी की चुप्पी के पीछे राज क्या है? और इसी से पता चलता है ये कन्वीनियंट चुप्पी है और वेस्ट इंडिया के स्टेटमेंट पर भी अब राहुल गांधी चुप है। एक्स और यूट्यूब पर हमने क्विक सर्वे किया और जनता से पूछा कि गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक से क्या कांग्रेस मोदी से मजबूत लड़ाई का संदेश देने में सफल हुई है। सैंपल साइज है 25,000 लोग हाँ कहते हैं 15%, नहीं कहते हैं 80%, कह नहीं सकते 5%। यानी कि कम से कम आज जनता को तो ये कहीं पर परसेप्शन में नहीं लग रहा कि कांग्रेस कुछ लड़ाई करने में सफल होगी, ऐसा कोई रास्ता तय किया है। कांग्रेस क्या समझती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या समझते हैं, ये खेल देखना अभी बाकी है। आज इस डिबेट पर मेरे साथ जुड़ने के लिए पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं।